डॉक्टर प्रोफेशन की तरफ आपका फैसिनेशन शुरू जी, से था? तो फिर मैंने डिसाइड करा कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए। ड्रॉप होता है तो लगता है कि अगर अभी नहीं तो 50-65 डेज़ पूरे चले गए। मैम लास्ट ईयर मैं काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड थी। मैम एक्चुअली मैंने फर्स्ट 11th कहीं से नहीं पढ़ी थी, तो मेरा जितना हो सके टीचर्स के सपोर्ट से मैंने करा। फिर मैं नीट में भी थोड़ा सा पैनिक हो गई थी। तो आपको गर्मी नहीं लगनी चाहिए पेपर देते टाइम। आप मोशन में DPP और ये सब मॉड्यूल्स थे, तो उसमें हर टॉपिक का आपको कवर हो रहा था। मैं घर पे रह रही हूँ, मुझे खाना अच्छा मम्मी का मिल रहा है, मेरे को हर फैसिलिटी मिल रही है, मैं प्रेशराइज जल्दी हो जाती हूँ। बट जब नीट 23 दिया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि NCERT बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी आए। पूरा टीचर्स ने जो भी मेरे को 1 ईयर में समझाया था वो सब मैंने उस समय फॉलो करा है ढंग से। हेलो नमस्कार, वेलकम टू मोशन एजुकेशन। आज हमारे साथ है सुहानी। सो वेलकम सुहानी। थैंक यू मैम। उन्हीं से जानते हैं उनकी कहानी और पूरी जर्नी, है जी ना? मैम। सुहानी, सबसे पहले ये बताइए आप कहाँ से हैं और फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताइए। मैम मैं कोटा से ही हूँ और मेरे फादर टीचर हैं, मदर भी टीचर हैं और फादर स्कूल टीचर हैं। ओके। जी मैम। हाँ, और कितने भाई बहन हैं आप? हम 2 सिस्टर्स हैं। ओके। बड़ी दीदी है मेरी। हाँ, क्या करती हैं दीदी? दीदी डॉक्टर हैं। ओके। अभी KGMC से MHA कर रही हैं। अच्छा, तो दीदी की वजह से इंस्पायर हुई हैं या खुद डॉक्टर बनना खुद चाहती था हैं? ऐसा कि मेरे को डॉक्टर ही चूज़ करना है। दीदी से देखा तो दीदी जब कॉलेज का बताती थी तो मैं हाँ। काफ़ी इंस्पायर्ड थी उनसे कि शायद डॉक्टर में अच्छा स्कोप है और हाँ। काफ़ी अच्छा एडवेंचर भी है, तो इसलिए मैंने चूज़ करा। हाँ, डॉक्टर प्रोफेशन की तरफ आपका फैसिनेशन शुरू जी। से था। अच्छा सुहानी, ये बताइए स्टूडेंट कैसी थी बचपन से आप पढ़ाई में? ऐसे तो मैम मैं काफ़ी सीरियस ही थी स्टार्टिंग से, मतलब हाँ। पढ़ाई का प्रेफरेंस हमेशा से रहा है, क्योंकि मम्मी पापा का भी ये था कि मतलब हमेशा 100% ही दो, तो मैंने हमेशा से उसमें कोई भी नेग्लेक्ट नहीं करा है कि अच्छा। मुझे करना ही है। हाँ, पढ़ाई में मतलब हाँ अच्छी जी। स्टूडेंट रही जी हैं आप। मैम। अच्छा, फिर ये बताइए जब आपने डिसाइड किया, पहले से आपने बताया दीदी भी डॉक्टर हैं, जी आप भी बनना चाहती हैं और ऑब्वियसली अब बनने ही वाली हैं, इतने जी। अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। तो एक तरह से जब ये डिसाइड किया कि एग्ज़ाम देना है नीट का, तो क्या पहला अटेम्प्ट था या पहले भी आप दे चुकी हैं इससे पहले? मैम मैंने 12th के साथ दिया था। हाँ। और उसमें मेरे 590 आए थे। ओके। तो फिर मैंने डिसाइड करा कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए। उसकी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा थी। हाँ। तो फिर मैंने ड्रॉप लिया मोशन से ही ओके। वापस। हाँ। और फिर अभी मेरे 695 हैं। ओके। ये बताइए कि जब आपने बोला कि आपने पहले लिया था, क्या ऐसी कमी रह गई जो आपको लगता है जिसकी वजह से नहीं हो पाया? क्या गलतियाँ हो गई? मैम एक्चुअली मैंने फर्स्ट 11th कहीं से नहीं पढ़ी थी, तो ठीक है। 12th में मोशन में सब दोनों कवर करा। ठीक है। तो मैं एक तरह से नहीं देख पाई, 11th ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाया, मेरा ओके। बेस काफ़ी वीक था। तो मेरा जितना हो सके टीचर्स के सपोर्ट से मैंने करा, ओके। बट कहीं ना कहीं वो कमी रह गई और उसकी वजह से मैं काफ़ी पैनिक कर गई ओके। कि मेरे मॉक टेस्ट में इतने मार्क्स नहीं आते थे। हाँ। उस समय मतलब पहले स्टार्टिंग में थे 650 प्लस जब ओके। नॉर्मल माइनर टेस्ट चलते थे, बट मेजर में मेरा काफ़ी डाउन हो गया था स्कोर। ओके। तो उसका वो पैनिक सिचुएशन बनती रह गई और ओके। फिर मैं नीट में भी थोड़ा सा पैनिक हो गई थी। हाँ। तो फाइनल एग्जाम का हमें बताइए, नीट में पैनिक होने से क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या मिस्टेक्स हुई मैम आपके? एक्चुअली मेरा क्या टाइम कम पड़ गया था मुझे। मेरे 16 क्वेश्चंस छूट गए थे नीट ओके। में। तो ओके। उसमें से मेरे को थे मतलब 7 to 8 क्वेश्चंस थे जो मैं कर सकती थी, हाँ। बट वो पैनिक होने के कारण मैं नहीं कर पाई, तो ओके। उस वजह से कम रह गया। और जब आपने इस बार इतना अच्छा मार्क्स स्कोर किए हैं, तो क्या क्या चीज़ें थी जो ऐसी ध्यान में रखी कि पहले जो किया है वो गलतियाँ नहीं दोहरानी है? तो क्या क्या चीज़ें व्हाट वेंट राइट दिस टाइम? मैम मैंने कोशिश करा था कि मुझे हर सिचुएशन में पेपर देना आना चाहिए। ठीक है। मैंने जैसे अभी गर्मी में होता है पेपर, तो आपको गर्मी नहीं लगनी चाहिए पेपर देते टाइम, आप अपनी सराउंडिंग से अफेक्ट नहीं होने चाहिए। ओके। तो मैंने जब भी अपनी प्रिपरेशन करी तो मैंने अप्रैल से 2 to 5 बिना पंखे के पढ़ना स्टार्ट करा ओके। कि मैं उसके लिए रेडी रहूं कि अगर उधर कोई भी दिक्कत आती है तो फिर मैं उससे पैनिक ना करूं। ओके। फिर मैंने उसके बाद एक शोर में देना भी, आवाज़ में नॉइस में देना भी मैंने करा कि मेरे को उसमें भी पढ़ने की आदत होनी चाहिए, ओके। जिससे मैं एकदम इफेक्ट नहीं हूँ, क्योंकि उधर इन्विजिलेटर्स आते हैं। राइट। वो भी बार बार इंस्ट्रक्शंस देते हैं या बातचीत होती है बहुत बार, तो उससे आपका पेपर बिगड़ना नहीं चाहिए। तो ओके। मैं कोशिश करती थी कि मैं आवाज़ में भी पढूं। ओके। तो आपने जब प्रिपरेशन के लिए आप बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे आए, आपने तैयारी की,
तो एकेडमिक का मोशन में स्पेशली फैकल्टी का अगर देखें या सिस्टम, आपके लिए आई मशीन भी है, होमवर्क मशीन भी है, तो वो पूरा सिस्टम जो है उसने कितना हेल्प किया आपको बेटर करने में, और इस साल जिस तरह से प्रिपरेशन की उस सब में? मैम काफ़ी हेल्प मिली मुझे, जैसे मोशन में डीपीपी और ये सब मॉड्यूल्स थे, राइट, तो उसमें हर टॉपिक का आपको कवर हो रहा था। आपका Right. वीक पॉइंट भी है तो आप उसके क्वेश्चन करेंगे टॉपिक वाइज, तो Right. आपको अच्छा प्रिपरेशन मिल जाएगा। ओके, ऊपर से टीचर्स की सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा था। मैंने काफ़ी टीचर्स से हेल्प ली, उनकी Right. गाइडेंस फॉलो करी, जो जो उन्होंने बोला, मतलब लास्ट मंथ मैंने पूरा टीचर्स ने जो भी मेरे को 1 ईयर में समझाया था ओके, वो सब मैंने उस समय फॉलो करा है ढंग से। ओके। सुहानी, आप कोटा से ही जी, हैं, मैम। पूरे देश से बच्चा यहाँ पे आता है पढ़ाई करने के लिए, तो उनसे हम अक्सर पूछते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, डज इट हेल्प जब आप पूरे देश के बच्चों से, अलग अलग एथनिसिटी और अलग अलग जगहों के बच्चों से, डिफरेंट कल्चर्स एंड ट्रेडिशन यहाँ पे इंटरेक्ट करते हो, एक नए माहौल में आते हो, और पढ़ाई में भी आपको डे 1 से यू हैव टू बी ऑन योर टोज। तो आपके लिए एज अ लोकलाइट आपके लिए कैसा रहा कोचिंग में आना, और क्या जो यहाँ पे जो भी माहौल होता था क्लास में, अलग अलग जगहों से जो बच्चे आते थे उनसे इंटरेक्ट करते थे, और क्या क्या चीज़ें सीखी आपने सराउंडिंग में अपने आसपास के बच्चों से जो भी प्रेपरेशन कर रहे हैं, सेम ही सबका टारगेट है? मैम जैसे मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स थी, वो बाहर से आई हुई थे, राइट, तो मैं उनसे इंस्पिरेशन ही लेती थी एक तरह से, कि वो Okay. मैं घर पे रह रही हूँ, मुझे खाना अच्छा मम्मी का मिल रहा है, मेरे को हर Okay. फैसिलिटी मिल रही है, Right. बट दे आर स्ट्राइविंग फॉर इट हियर। उनको खुद मैनेज करना है, तो Right. मुझे रिलाई नहीं करना है किसी पे। मैं कोशिश करती थी कि मैं खुद से ही करूँ, राइट, जो भी है मैं अपने उसमें ही हार्ड वर्क करूँ, मैं ज़्यादा Okay. रिलाई नहीं करूँ किसी पे। तो Okay. मेरे को उस सिचुएशन में उन लोगों ने Okay. काफ़ी हेल्प करा, मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड थी। मतलब ये मोटिवेशन के तौर पे भी जी, काम किया मैम। कि आपके जी, लिए थ्रू जी। आउट द जर्नी? जी मैम, मैंने उनसे इंस्पायर, वो इतनी उसके बाद भी वो लोग इतने अच्छा स्कोर करते थे, हाँ, तो फिर मैं सोचती थी कि अगर मेरे को फैसिलिटीज़ मिल रही है हाँ, तो मुझे भी उनके अकॉर्डिंग ही, उनके जैसा ही करना चाहिए। ओके, तो वो मेरे को इंस्पायर करा काफ़ी। ओके। और इस दौरान आपकी सिस्टर का कितना मोटिवेशन मिलता था, कितना चीज़ें उनसे शेयर करती थी, जो भी पढ़ाई कर रही हैं या मार्क्स आ रहे हैं उसको एनालाइज करने में, या उनसे भी कुछ शेयर होता हाँ था? जी मैम, दीदी का बहुत सपोर्ट था। हम्म, वो हमेशा, जैसे बहुत बार बीच में फ्लक्चुएशन आए हैं मॉक टेस्ट में, ठीक तो है। दीदी काफ़ी बताती थी कि ये करना चाहिए, ऐसे करो मैनेज, ऐसा घबराना नहीं है, क्योंकि आप जो प्रोफेशन चुन रहे हो हाँ। वो आपको पैनिक सिचुएशन में भी आपको करना है काम, हाँ, आप उसमें घबरा नहीं सकते हो, तो Okay. आपको स्टे काम रहना है, एकदम अच्छे Okay. से करना है प्रिपरेशन। ओके, तो उससे हेल्प मिली। जी मैम। और जब मार्क्स आपने बताया टेस्ट में फ्लक्चुएट होते, रेगुलरली आप देती थी टेस्ट? जी मैम। तो उससे खुद को एनालाइज करने में एक दो सवाल इसी से रिलेटेड, कितनी हेल्प मिलती थी, और दूसरा जो जब भी आप टेस्ट देती थी या पेरेंट्स से भी शेयर करती थी ये सारे कि टेस्ट में इस तरह से हो रहा है दीदी के अलावा, तो उनका क्या रिएक्शन होता था और वो किस तरह से आपको उस जर्नी में हेल्प करते थे? मैम मेरे पेरेंट्स और सिस्टर का तो काफ़ी सपोर्ट रहा है, क्योंकि मेरे स्टार्टिंग से मैं थोड़ा सा इमोशनल हूँ और थोड़ा सा मैं प्रेशराइज जल्दी हो जाती हूँ, तो मेरे लिए जब फ्लक्चुएशन आता था तो फिर मैं काफ़ी डिप्रेस हो जाती थी बीच बीच में, कि एकदम से अभी लास्ट मोमेंट फ्लक्चुएशन आ रहा है। बट मम्मी पापा और दीदी ने सबने बहुत सपोर्ट करा कि कोई बात नहीं, आप कर सकते हो, करो, सिर्फ मेहनत करो, एनसीईआरटी पे फोकस करो पूरा। तो मैंने बस टेस्ट के अलावा पूरा जो भी मेरी मिस्टेक्स होती थी वो मैं एनसीईआरटी में मार्क कर लेती थी कि इस लाइन में मैंने करा था गलती, और मैं उसको अंडरलाइन कर लेती थी कि हाँ मैंने इधर करा है मिस्टेक। तो फिर जब भी मैं एनसीईआरटी रिवाइज करती थी तब मुझे पता रहता था कि हाँ मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ था, तो मुझे फोकस करना है इस पर। ओके, सुहानी, आपसे ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और उन सभी के लिए बेसिकली पूछना चाहते हैं जिन्होंने ऑलरेडी भी अटेम्प्ट दिया है या पहली बार भी देना चाहते हैं। आप डिफ्रेंशिएट भी कर पाते हो, राइट? आपने पहले भी अटेम्प्ट दिया था, आपने इस बार भी दिया, तो क्या चीज़ें ऐसी है जिसको आप हमें बता सकते हैं कि विच वेंट राइट और जो कि गलतियां हुई पहले, मतलब उसको कैसे आप बताना चाहेंगे, जो बच्चे जिस चीज़ का ध्यान रखें जब वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या गाइडेंस लेनी चाहिए संस्थान की ताकि आप रेगुलर कर सको? हाँ मैम, जैसे क्या है, हम लोग बायो के एनसीईआरटी पे तो फोकस करते हैं काफ़ी, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो केमिस्ट्री में नहीं ध्यान देते हैं और फिजिक्स में भी कभी कभार हम लोग निगलेक्ट करते हैं एनसीईआरटी।
हम लोग को वो मेरा था कि मेरे को इस बार करनी थी एनसीईआरटी तीनों सब्जेक्ट की अच्छे से। पहले कुछ आपने किसी चीज़ को मतलब अंडर एस्टिमेट कोई सब्जेक्ट किया हो? जी मैम, मैंने थोड़ा एनसीईआरटी केमिस्ट्री फिजिक्स की ही अंडर एस्टिमेट करी थी। मैंने बायो पे तो फोकस करा था, बट जब नीट 23 दिया तो मुझे रियलाइज हुआ कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी आए, इवन फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री। हम लोग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तो पढ़ते हैं एनसीईआरटी, बट हम फिजिकल केमिस्ट्री निगलेक्ट कर देते हैं। हम लोग ज़्यादातर न्यूमेरिकल बेस्ड अप्रोच रखते हैं, तो वो थोड़ा सा इस बार अब पैटर्न चेंज हुआ है। अब न्यूमेरिकल बेस्ड से ज़्यादा थ्योरेटिकल बेस्ड या फिर एनालिटिकल बेस्ड आने लग गए हैं क्वेश्चन। तो मैंने उससे थोड़ा सा इंस्पायर्ड हुई कि मुझे ये चीज़ सही करनी है। मैंने मणिपुर का पेपर देखा, तो उसमें मेरे को लगा कि ये पेपर काफ़ी एनसीईआरटी बेस्ड और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस का था। तो मुझे पता था कि 24 में अगर वो पेपर आया तो मुझे अटेम्प्ट करना आना चाहिए। तो मैंने केमिस्ट्री की एनसीईआरटी भी 4 to 5 टाइम्स, फिजिकल की भी पढ़ी। और इस बार जब आप बहुत ही स्ट्रिक्टली और सारी अपनी मिस्टेक्स को बिल्कुल ओवरकम करके उसको अपनी स्ट्रेंथ बना के कि अब मुझे ऐसे करना है, ये सब कर रही थी, तो इस दौरान ऐसा भी हुआ कि कोई बैकलॉग रहा हो, उस चीज़ को आपने कैसे कवर अप किया? मैम बैकलॉग तो रहता था, मतलब काफ़ी टाइम होता था। मैं पढ़ती थी बट वो हो ही जाता है, बीच में आपकी तबीयत खराब हो जाए या फिर वो सब हो जाता है। तो मैं बैकलॉग हमेशा मेरा फिक्स था कि मुझे सैटरडे संडे को बैठ के बैकलॉग कंप्लीट करना ही है। संडे को ज़्यादातर टेस्ट होते थे, तो टेस्ट के बाद हम लोग ज़्यादा पढ़ते नहीं है, मतलब नॉर्मली हम लोग रिलैक्स करते हैं। तो उस समय मेरा ये रहता था कि मैं थोड़ा सा बैकलॉग वाला उस टाइम पे कवर अप कर लूँ और धीरे धीरे करूँ। एकदम एक साथ एक दिन में पूरा बैकलॉग लूँगी तो फिर करंट वाला छूट जाएगा। तो मैं धीरे धीरे स्टेप वाइज ही करती थी पूरा। और एक और चीज़ होती है, स्पेशली जैसे जो बच्चे इतना अच्छा स्कोर करते हैं, उनके जब बच्चे ऐसे वीडियोस देखते हैं, उनके लिए होता है कि स्ट्रैटेजी क्या थी स्टूडेंट की, है ना, इन्होंने इतना अच्छा स्कोर किया है। तो आपकी थ्रू आउट द ईयर एक तो स्ट्रैटेजी जानना चाहेंगे, और एक लास्ट में क्या आपने चेंज किया कुछ लास्ट फ्यू मंथ्स में, वीक्स या डेज में, तो वो क्या स्ट्रैटेजी थी पहले की और बाद की? सब्जेक्ट वाइज भी बता सकते हैं या फिर ओवरऑल? मैम स्ट्रैटेजी जो मैंने स्टार्टिंग में फॉलो करी, तो उसमें ये रहता था, जैसे माइनर टेस्ट होते थे 21 डेज में, तो मेरा फोकस ये रहता था कि 21 डेज स्टार्टिंग में मैं अगर 2 वीक्स अपना जो पुराना वाला पार्ट है, बैकलॉग है, वो देख रही हूँ, और 1 वीक मैं पूरा पेपर का करती थी। क्योंकि मेरा रिटेंशन मेरे को स्ट्रॉन्ग रखना था, तो मैं 2 वीक्स तो अपना पुराना वाला ही देखती थी, और 1 वीक में पूरा जो भी करंट सिलेबस होता था वो देखती थी। 2 वीक्स में मैं ज़्यादा कोशिश करती थी कि न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हो, प्लस एनसीईआरटी भी पढूं। एनसीईआरटी बेस्ड मेरा हमेशा से रहा है कि मुझे एनसीईआरटी एंड तक, आप एनसीईआरटी लास्ट तक रिलाई नहीं कर सकते एनसीईआरटी पे। आपको स्टार्टिंग से आपको लाइंस पता होनी चाहिए कि ये यहाँ से आया है। तो मैंने स्टार्टिंग से ही उसको रखा कि मुझे पढ़ना है पूरा एनसीईआरटी एंड से। और एंड मूवमेंट प्रॉपर, फिर मैंने एंड मूवमेंट थोड़ा सा न्यूमेरिकल पीवाईक्यू पे शिफ्ट कर दिया था। और जो भी मॉड्यूल्स में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे जो मुझे लगते थे हार्ड, वो मैंने एक जगह करवा लिए थे, मतलब मैंने फ़ोन में स्टोर कर लिए थे स्क्रीनशॉट में, ऐसे कि मैं उनको रिवाइज कर सकूं। तो वही मैं करती थी, और प्रीवियस ईयर पूरा। और एग्ज़ाम के टाइम पे कैसा था? एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले और जब एग्जामिनेशन सेंटर पे खुद को काम कैसे रखा, और गाइडलाइंस पूरी पढ़ी थी या नहीं, और सेंटर कितना दूर था, वो सारी चीज़ें जो बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, कितना पहले गए थे, पहले देख चुके थे? मैम आई वॉज लकी इनफ कि मेरा सेंटर मोदी आया, जहाँ पर ब्रह्मास्त्र सारे हुए हैं। तो मेरे को ये था कि मेरा सिचुएशन, मेरा पूरा एम्बियंस जो रहेगा उधर, वो मेरे से फेमिलियर रहेगा, मैं उसमें कवर अप कर सकती हूँ, मैं पेपर दे सकती हूँ, मैं पैनिक नहीं करूँगी। तो वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि मेरा उधर ही सेंटर आ गया। और फिर थोड़ा लास्ट मोमेंट थोड़ी नर्वसनेस थी कि कैसे होगा, एक ड्रॉप होता है तो लगता है कि अगर अभी नहीं तो फिर 365 डेज पूरे चले गए, बट कहीं ना कहीं हाँ वो थोड़ा सा रहता है। बट लास्ट मोमेंट फिर जब मैंने पेपर दिए, मैंने पूरे लास्ट मंथ प्रीवियस ईयर ब्रह्मास्त्र जो हुए थे वो भी मैंने वापस करे, क्विज करे जो भी हमारे हुए। तो मेरे को ये था कि सेटिस्फेक्शन कि हाँ मैं 630-640 से ऊपर जा रही हूँ हमेशा, तो मेरा नीट में मेडिकल कॉलेज तो मिल जाएगा। तो मैं बस ये सोच के गई थी कि कभी भी स्कोर को माइंड में रख के नहीं जाना नीट में कि ये वाला टारगेट अब करना ही है। मुझे ये था कि मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए अच्छा सा। तो मैं बस इसलिए रिलैक्स होके गई थी। और फिर जब पेपर देने लगी तो काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ शायद पेपर अच्छा ही है, तो 650 प्लस तो आ ही जाएंगे।
अच्छा, ये बताइए, कॉलेज की आपने बात की, कौन सा ड्रीम कॉलेज? ऑफ कोर्स वी नो बट स्टिल वी वांट टू हियर इट फ्रॉम मैम यू। ऐसे तो एम्स ही हैं। हाँ। अब अगर इस वाले पे तो एम्स दिल्ली तो नहीं हो पाएगा, हाँ। बट बाकी एम्स या फिर जो भी नॉर्मल कॉलेजेस जो अच्छे आते हैं टॉप में हाँ। राजस्थान के, वो मेरी प्रेफरेंस रहेगी। हाँ, ओके। सो हनी, अब थोड़ा सा प्रिपरेशन के दौरान आपको उस जगह लेके चलते हैं जो कि बहुत सारे बच्चों के लिए एक स्ट्रगल होता है, स्पेशली इस डे एंड एज में। नॉट ओनली स्टूडेंट्स, एवरीबडी, वेदर यू आर वर्किंग और यू आर स्टडिंग और कुछ भी आप तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी करना चाहते हैं ज़िंदगी में, डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं जी मैम। एंड डिजिटल एज है, यू कांट एस्केप इट एज Yes, वेल। ma'am. तो किस तरह से उससे बची या फिर उसमें ट्रैप में भी फंसी, फिर क्या चीज़ें की जिससे कि आप अपना कॉन्सेंट्रेट एंड फोकस कर पाई? मैम लास्ट ईयर मैं काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड थी। हम्म। मतलब थोड़ा बहुत था कि मेरे को डिजिटल इन्फ्लुएंस होता था, राइट। पर इस साल मैंने एकदम ही स्टार्टिंग से ही ये एक, आप मतलब इसको थोड़ा सा वही है ट्रिक कि क्या? हाँ, क्या ट्रिक थी? मैंने ऐसे अपने आप को कसम दे ली थी एक हाँ। तरह से कि मैं नीट तक नहीं देखना है, नीट में सिलेक्शन Okay. चाहिए तो यू हैव टू नॉट वॉच इंस्टाग्राम और एनीथिंग Okay. एल्स। Okay. तो मैंने एकदम भी नहीं Okay. कुछ भी नहीं But that देखा। really helped, हाँ, right? फिर उसमें मेरे को फियर हो गया था कि नहीं, मेरे को करना नहीं है, मेरे को सिलेक्शन चाहिए। हाँ। तो मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं खोलूँ उसको। तो वो मेरा था, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग सोचते तो हैं कि हम नहीं करेंगे, बट वो Right. कभी कभार हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो ही जाते हैं। राइट। जैसे हम रिलैक्स कर रहे हैं तो लगता है कि हाँ चलो यूट्यूब चला ही लेते हैं, इंस्टाग्राम चला ही लेते हैं। तो इंस्टाग्राम तो मैंने डिलीट कर दिया था, ठीक है। और यूट्यूब पे भी मैंने इसलिए पूरा एकदम हाँ। कि नहीं देखूं मैं, ये मैंने थोड़ा सा हाँ, करा था। मतलब आप स्ट्रिक्ट रही और आपने पूरा अपना फॉलो जी, किए मैम। थे। और टाइम टेबल क्या होता था थ्रू आउट आपका? मैम हमारा मॉर्निंग बैच रहता था, तो ठीक हम है। मॉर्निंग में आती थी। ओके। और फिर क्लासेस के बाद मैं घर जाकर मैं खाना खा के बैठ जाती थी पढ़ने। मतलब Okay. हमारा 1:15 छूटता था, ओके। तो घर जाते जाते 2 बज के खाना हो जाता। फिर मेरे को पता था कि पेपर 2 to 5 रहता है, तो मुझे उस समय अपना नैप का टाइम ना रिलैक्स का टाइम नहीं रखना है। ओके। तो मैं उस समय 2 to 5 में पढ़ती थी, Right. 5:20 तक। Okay. फिर मैं थोड़ा सा रिलैक्स होती थी 5 to 10 मिनट्स। फिर मैं रात में 1 बजे तक जितना भी हो जाता था उतना करती थी। ओके। आपने बहुत अच्छे से हमें ये पूरी जर्नी के बारे में और जो आपका पहला भी एक्सपीरियंस रहा वो सब बताया। ये जानना चाहेंगे आपसे कि डॉक्टर आप बनना चाहती हैं, वो जी। हमें आपका पैशन समझ आ गया, लेकिन स्पेशलाइजेशन में किसी चीज़ में आगे प्लान है या बाद में डिसाइड करेंगे कि स्पेशलाइजेशन भी करना है? मैम एक्चुअली मेरा न्यूरो सर्जन में काफ़ी इंटरेस्ट है कि And अगर why? मैम मैंने देखे हैं डॉक्टर्स, मतलब अभी मेरे नोन में हैं, वो न्यूरो सर्जन हैं। हाँ। तो मैंने उनसे इंस्पायर्ड हूँ मैं काफ़ी, कि उन लोग की Okay. लाइफ काफ़ी, मतलब जैसे आप आपके पास कोई केस आया और आप उनकी सेव कर रहे हो लाइफ, हाँ। मतलब न्यूरो सर्जन इज़ Right. दैट ओनली, कि आप उसको सेव कर रहे हो, तो वो मेरे को इंस्पायर करा काफ़ी। ओके, तो उसमें आप आगे करना जी, चाहोगे। मैम। अंत में सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे किसी ने ड्रॉप लिया है या फर्स्ट टाइम वो 12th के साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं और नीट एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 में और आने वाले ईयर्स में, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? क्या माइंडसेट रखें और किस तरह से तैयारी करें, क्या ना करें? मेरा यही रहेगा कि फ्लक्चुएशन आएंगे बीच जर्नी में, आपको बहुत बार ऐसा लगेगा कि शायद नहीं हो। मुझे बहुत बार फेस हुआ है, मेरा कभी भी एकदम स्ट्रीमलाइंड नहीं रही है तैयारी, मेरा बहुत Right. फ्लक्चुएशन आया है। मेरे 600 भी स्कोर आया है, मेरे Right. 620 भी आया है, 650 भी आया है, बट उससे कभी भी अपने आप को वो हैम्पर नहीं करना है। उसमें Okay. आपको हमेशा कि क्या गलती रही है वो सीखनी है। लास्ट तक भी आप कभी भी ये मत सोचो कि नीट अलग है, नीट आपके मॉक टेस्ट डिसाइड नहीं कर सकते कि आपका नीट में क्या स्कोर रहेगा। आपकी एंड टाइम की पूरा हार्डवर्क है, आपने पूरे साल करा जो है वो है, और एक आपको अपने ड्रीम के लिए डेडिकेशन ज़रूरी है। Right. क्योंकि डेडिकेशन बहुत आपको करना ही पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कोई सब्स्टिट्यूट नहीं ढूंढ सकते कि अगर का पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही तो ये कर लेते हैं, वो कर सकते। अगर आपको चाहिए और आपको करना है, आपको अच्छे ड्रीम कॉलेज जाना है, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। ओके। एंड लास्ट में, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट यू थिंक जिनकी वजह से ये हो पाया, ये अचीव कर पाया, अब ये सफलता हासिल कर पाए? कौन कौन से ऐसे लोग हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इतने अच्छे मार्क्स आप ला पाए और अचीव कर पाए? मैम पेरेंट्स और टीचर्स का सपोर्ट तो टॉप मोस्ट है, कि उनके वजह से ही हुआ है। उन लोग की गाइडेंस से कॉन्फिडेंस बना रहा एंड तक। कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हाँ मैं नहीं कर पाऊंगी। उन लोगों ने हमेशा अपलिफ्ट करा कि हाँ आप कर लोगे। और मैं स्पिरिचुअली भी काफ़ी ज़्यादा
वो थी, अटैच थी कि मेरे को करना है, मुझे अपना जहाँ पे मुझे पीस मिले, जहाँ पे Right. मेरा माइंड सही रहे, वो चीज़ करनी है Okay. बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, और Okay. कभी भी दूसरों से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। लगता है जर्नी में कि बहुत बार कि स्टूडेंट अपने फ्रेंड्स के मार्क्स आ रहे हैं तो हाँ. जेलसी फैक्टर भी आता है, Right. बट उसको आपको नहीं करना है अपने ऊपर कि उनसे जेलस नहीं होना है, उनकी मार्क्स अलग है, उनका सब कुछ अलग, आप अपने लिए कर Journey लो, अलग है. आप अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हो, आप अपने टीचर्स के लिए कर रहे हो, तो आप उनसे इंस्पायर्ड ना हो कि मुझे जेलसी के कारण मैं पढ़ रही हूँ। ओके ओके, जी। मतलब राइट मोटिव हाँ, होना जी चाहिए मैम। एंड डिसिप्लिन होना इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन तो कंसिस्टेंसी। जी, यस मैम। चलिए, वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। आप न्यूरो सर्जन बने बहुत अच्छी, और हम फिर से आपसे मिले। जी थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू टॉकिंग टू अस। थैंक यू। थैंक यू।